हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं मैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज़ अभिनव सेखरी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 22। एंड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर हम लोगों को फॉरेक्स में प्रॉब्लम आ रही है और आप इसके लिए रिवीजन वीडियो डाल दो। तो रिवीजन वीडियो तो मैं डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एक्सचेंज रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको ओवरलुक कर जाते हैं, ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देते हैं कि हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। जबकि मैंने बहुत लोगों की सर्टिफाइड कॉपीज देखी इस बार की एसएफएम की, और उसमें यही कॉमन मिस्टेक मिली कि उनको चाहे से कॉन्सेप्ट आता हो, उन्होंने गलत रेट चूज कर लिया, और जैसे ही आपने गलत रेट चूज किया या कैलकुलेशन में मिस्टेक की, आपका आंसर कट जाता है और जीरो मिलता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे गलती ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ें सुन के या पढ़ के लगे कि ये तो बहुत ईजी है या ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या ये तो हमें ऑलरेडी आता है, बट आप प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिए। आई एश्योर यू कि आप ये ध्यान से देख लोगे और समझ लोगे, लॉजिक समझ पाओगे, और आप एग्जाम में इस चीज़ में गलती नहीं करोगे। देखो, इंटरेस्ट रेट, पैरिटी, फॉरवर्ड कवर, मनी मार्केट कवर, ये सब कॉन्सेप्ट तो आपको आते हैं, नहीं भी आते हो तो भी अपन रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएंगे। लेकिन अपने को एक्चुअली करेक्ट एक्सचेंज रेट तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो रेट कैलकुलेट करोगे तब तो आप उसको फिट कर पाओगे अपने फॉर्मूला में, राइट। तो चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है अपने को। हाँ जी। तो पहली चीज़ तो ये कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट वर्ड में क्या लिखा है, एक्सचेंज, यानी एक करेंसी दोगे तो दूसरी करेंसी मिलेगी, ठीक है जी। तो अब जैसे यहाँ पे रुपी पर डॉलर इक्वल टू 70 लिखा है, रुपी पर डॉलर यानी बेस करेंसी डॉलर है। बेस करेंसी किसको बोलते हैं? जो सिंगल होती है, यानी इस एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी कितनी मिलेगी उसको बेस बोला जाता है, और दूसरी करेंसी को प्राइस बोला जाता है। क्यों? एक बेस करेंसी की क्या प्राइस है? 70 रुपये प्राइस है एक डॉलर की, इसलिए रुपी हुई प्राइस करेंसी एंड अपना डॉलर हुआ बेस करेंसी। ये रहा, रुपी है प्राइस, डॉलर है बेस करेंसी, ठीक है जी। और अपने को 70 नहीं दिया होगा डायरेक्टली, 70 तो अपना एक्सचेंज रेट है ही। अपने को क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, 70/72। अब इसमें से एक रेट, लेफ्ट वाला रेट को कहते हैं बिड रेट, राइट वाले को कहते हैं आस्क रेट। क्यों भाई? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि बैंक आपसे डॉलर खरीदेगा तो वो आपको 70 रुपये देगा, और आप बैंक से डॉलर खरीदने जाओगे तो वो आपको 72 में देगा। यानी $1 अगर आपके पास है तो आपको 70 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 72 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्यों? देखो, बैंक भी बिजनेस करने को बैठा है। ये जो 2 रुपये हैं ये उसका स्प्रेड कहलाता है। स्प्रेड यानी प्रॉफिट मार्जिन, स्प्रेड स्लैश मार्जिन। ऐसा क्यों? बैंक भी तो प्रॉफिट करने को बैठा है। वो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डॉलर के एक्सचेंज करके रुपए देने की, या रुपए एक्सचेंज करके डॉलर देने की, इस चीज़ के लिए वो प्रॉफिट अर्न करता है और इसका स्प्रेड बोला जाता है। यहाँ पे 2 रुपये स्प्रेड है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में दिया होता है कि चलो भाई बिड आस्क रेट 72 है और आपको कन्वर्ट करने हैं 5 लाख। तो अपने को कन्वर्जन के टाइम पे ध्यान देना है कि कन्वर्ट करने वाली करेंसी कौन सी है। अब वो बोल रहा है 5 लाख डॉलर को कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? कि देखो, $1 के लिए 70 रुपीज़ है, तो 5 लाख के लिए 5 लाख इंटू 70 होगा, राइट। तो बेस करेंसी जो होगी उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जैसे 5 लाख रुपीज़ गिवन है, 5 लाख रुपीज़ के बदले कितने डॉलर बनेंगे। तो अब देखो, $1 के लिए 70 रुपीज़ है, यानी $1 के लिए हुआ 1/70 डॉलर। तो 5 लाख रुपये के लिए कितना हुआ, 5 लाख/70, राइट। वेरी इजी, 5 लाख/70, सिंपल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है डायरेक्ट कोट, एक, सॉरी ये तो एंड पे आ गया। हाँ जी। तो एक चीज़ होती है डायरेक्ट कोट और एक चीज़ होती है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या होता है? डायरेक्ट कोट होता है एक फॉरेन करेंसी के बदले कितने होम करेंसी मिलेंगे, कितने एक्सचेंज कर सकते हो, ये डायरेक्ट कोट होता है। जैसे अपन ने रुपी पर डॉलर पढ़ा, ये डायरेक्ट कोट है। क्यों? क्योंकि अपन इंडियन लोग हैं। डायरेक्टली देख के फैसला मत कर लेना कि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। आपको इस बेसिस पे जज करना है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो अपना जो डायरेक्ट कोट होता है उसमें वन फॉरेन करेंसी के बदले कितने होम करेंसी हैं ये देखा जाता है, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? वन होम करेंसी के बदले कितने फॉरेन करेंसी हैं, यानी डॉलर पर रुपी, पर रुपी, रुपी 1 है, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट कोड अपन लोगों के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया डॉलर पर रुपी इनडायरेक्ट, और रुपी पर डॉलर हो गया डायरेक्ट, ठीक है।
ठीक है, समझ आ रहा है आपको अभी तक? 72 में क्या पढ़ा था? 70 है अपने लिए सेलिंग रेट और 72 है अपने लिए बाइंग रेट। जो बैंक का बाइंग है वो अपना सेलिंग होता है, बैंक के लिए 70 में बाय है तो अपने लिए 70 में सेल है, तो अपन 70 में सेल करेंगे, 72 में बाय करेंगे। अगर आपको कभी भी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो और ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आए तो इस तरह से सोचो कि बैंक हमेशा फ़ायदे में रहेगा, कस्टमर हमेशा लॉस में रहेगा। बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, तो अपने को जो अगर 72 है तो अपने को खरीदना हुआ तो 72 का होगा और बेचना हुआ तो 70, क्योंकि अपन नुकसान में रहेंगे क्योंकि बैंक प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है जी, चलिए। अरे यार कम ऑन, सॉरी, माउस ही यूज़ करता हूँ, जस्ट अ सेक, सॉरी। हाँ जी, तो अपने पास है। हाँ, तो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड की डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर क्यों पढ़े हम? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड डेफिनेशन तो कभी एग्जाम में आते नहीं है, तो हमारे लिए इस चीज़ की क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस ये है कि देखो अपने को क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट कोड के थ्रू सॉल्व करना है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में देखो वैसे तो नॉर्मली डायरेक्ट कोड ही दिया होगा, पर अपना चेक करना ज़रूरी है कि डायरेक्ट कोड गिवन है या इनडायरेक्ट कोड गिवन है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स में अपने को क्या पढ़ते हैं कि अपना कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है, या तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है या फॉरेन करेंसी पेएबल है। और फॉरेन करेंसी होगी तो एक्सचेंज रेट की वजह से वेरिएशन आता रहता है, इसलिए तो फॉरेक्स पढ़ते हैं कि वो वेरिएशन की वजह से प्रॉफिट लॉस ना हो, अपन क्या करें वगैरह वगैरह। तो अपने को फाइनल आंसर हमेशा होम करेंसी में चाहिए होता है। मैं इंडियन आदमी हूँ, मेरा चाहे से फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो पेएबल हो, मैं यही चाहूँगा कि मेरी पोजीशन ऐसी रहे कि मेरा रुपी पेएबल रहेगा या रुपी रिसीवेबल रहेगा, राइट? तो फॉरेन करेंसी में अगर अपना एक फॉरेन करेंसी के बदले कितनी होम करेंसी है ये डायरेक्ट कोड बोलता है, तो अपने लिए यही तो रेलिवेंट हुआ कि अब $5 लाख का अपना कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने कितना होम करेंसी इक्विवेलेंट आएगा। अपने को कैलकुलेट, अपने को ये चाहिए कि मेरे को होम करेंसी के टर्म्स में बताओ मेरा क्या आंसर है, मेरा क्या जेब से जाएगा क्या जेब में आएगा। तो ये वाली चीज़ अपने को डायरेक्ट कोड वाली चीज़ प्रोवाइड करती है, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट कोड में होना चाहिए। और अगर नहीं हो तो अपन इनडायरेक्ट कोड को डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे ताकि अपना आंसर आए। ठीक है जी, ये तो हो गया कि भाई सॉल्व करना है डायरेक्ट कोड से इनडायरेक्ट कोड, पर कैसे सॉल्व करना है? अपने को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि भाई इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे किया जाए? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, अब देखो अपने को बिड आस्क अगर 70/72 गिवन है तो अपन 1/70, देखो इन्वर्स होगा, ये अपने को पता है कि अगर डॉलर पर रुपी पर डॉलर 50 है तो डॉलर पर रुपी 1/50 होगा, ये तो आप समझते हो। तो अगर अपने को, ये तो सिंगल रेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बिड आस्क गिवन होगा, तो अगर 70/72 गिवन है तो अपन 1/70/1/72 करेंगे या फिर 1/72/1/70। यहाँ पे आपसे एग्जाम में गलती हो सकती है, अपन सेकंड वाला करेंगे। ऐसा क्यों? रटना नहीं है, लॉजिक समझो। देखो बिल्ड रेट हमेशा आस्क रेट से छोटा रहेगा, बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करेगा, वो महंगे में महंगे में बेचेगा और सस्ते में खरीदेगा, राइट? तो अगर अपन 1/70/1/72 करें तो देखो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर छोटा है, यानी अमाउंट क्या आएगा? बड़ा आएगा छोटा आएगा? बड़ा आएगा। 1/10 1/20 से बड़ा होता है, ठीक है? तो 1/70 1/72 से बड़ा हुआ, तो यहाँ तो बिड आस्क उल्टे हो गए, तो ये तो गलत हो रहा है। तो अपना आंसर आएगा 1/72/1/70। यानी याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बिड का इन्वर्स आस्क बनेगा और आस्क का इन्वर्स बिड बनेगा। ठीक है जी, आप समझ गए? वेरी गुड। चलिए अब अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ क्या है? USD/INR अगर ऐसे लिखा हो, देखो एक तो होता है सिंबल्स के टर्म्स में लिखा हो, डॉलर पर रुपी, रुपी पर डॉलर, डॉलर पर पाउंड, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लेटर फॉर्म में लिखा हो, 3 लेटर, USD पर INR, इसको ISO कोड बोलते हैं, तो अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब होता है रुपी पर डॉलर। आपको देख के लगेगा लेफ्ट में डॉलर है राइट में रुपी है, लेकिन ये उसका उल्टा होता है, तो बी वेरी केयरफुल। और ये चीज़ आप वैसे, अब आप कहोगे कि सर ये तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाएंगे अगर उल्टा रेट लिखा होगा तो, वैसे भी तो आप करेंसी पेयर या फिर ये चीज़ सॉल्व करते ही हो। आप रुपी पर डॉलर में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि ये आप करेंसी समझते हो, बाकी करेंसी नहीं समझते। अगर वहाँ पे स्वीडिश फ्रैंक पर डैनिश क्रोनियर दे रखा हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने उल्टा लिखा है या सीधा लिखा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर सिंबल में हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो अपने को इस तरह से लेटर्स लिखे हो तो अपने को उल्टा ही लेना है। USD/INR मीन्स रुपी पर डॉलर। ओके, अब अगली चीज़ आती है बैंक चार्जेस या कमीशन। बैंक चार्जेस या कमीशन यानी अब कई बार बैंक कमीशन चार्ज करता है कि आप कन्वर्ट कराने गए $5 लाख, जो 70 और 72 का गैप है तो उसका स्प्रेड है, बैंक उसके एडिशन में कमीशन चार्ज करता है। बैंक बोलता है बाइंग कमीशन इतना होगा, सेलिंग कमीशन इतना होगा, और यहाँ होगी गलती। क्यों? क्योंकि बाइंग कमीशन और सेलिंग कमीशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक होता है। ठीक है जी,
बैंक बोलता है मैं इतना बाइंग कमीशन लूँगा, यानी बैंक बाय कर रहे हैं, यानी कस्टमर सेल कर रहे हैं, यानी 72 में कौन सा रेट लगेगा, 70। बाइंग कमीशन किस पे लगेगा, अब कस्टमर सेल कर रहा है तो बैंक पैसे काट के देगा। देखो, बैंक ने अपना कमीशन अपने पास रखना है, तो बैंक अगर आपको पैसे देगा तो पैसे काट के देगा, और अगर आपसे पैसे लेगा तो पैसे जोड़ के लेगा। 2% बाइंग कमीशन है बैंक का, तो 2% का क्या मतलब हुआ कि बैंक बाय कर रहे हैं यानी आप सेल कर रहे हो, तो जो बैंक आपको पैसा देगा उसमें 2% काट के देगा इंटू 0.98। ठीक है जी। और अगर बैंक 2% सेलिंग कमीशन चार्ज कर रहा है तो 2% सेलिंग कमीशन यानी आप खरीद रहे हो, यानी आप पैसा दे रहे हो, तो आप 2% एक्स्ट्रा दोगे यानी इंटू 1.02। ठीक है जी, यहाँ गलती नहीं करनी। छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बार पूछा भी नहीं जाता, पर जिस बार पूछा जाएगा गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आता, बात यह है कि एग्जाम प्रेशर में आपसे गलती हो सकती है, हर किसी से होती है, मुझसे भी होती है, और मैंने सर्टिफाइड आंसर कॉपीज देखी, बहुत बच्चों से हुई है, तो अपन वो गलती अवॉइड करने के लिए ही ये वीडियो पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ कि चलो सर आपने बोल दिया कि डायरेक्ट कोड चाहिए, उसमें सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, लेकिन डायरेक्ट कोड क्वेश्चन में गिवन ही नहीं हो, तो अपन इंडियन एक्सपोर्टर है, अपन ने माल भेज दिया यूके में और बिल बन गया 5 लाख पाउंड का, तो यानी अपने को क्या रेट, अपनी होम करेंसी क्या है, रुपी, सामने वाले की क्या है, पाउंड, तो अपने को रेट चाहिए रुपी पर पाउंड। क्वेश्चन बोलता है रुपी पर पाउंड का डायरेक्ट रेट ही नहीं है, बैंक की मर्जी, बैंक वाले नहीं बेचते कि हम रुपए लेके पाउंड नहीं देंगे, ना पाउंड लेके रुपए देंगे, हमारा ऐसा नहीं है। तो मार्केट में पता करते हो कि कैसे काम किया जाए। तो अब आप देखते हो कि वहाँ पे 2 तरह के रेट अवेलेबल हैं, एक है रुपी पर डॉलर और दूसरा है डॉलर पर पाउंड। तो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं रुपी दे के डॉलर ले लूँगा और डॉलर दे के फिर पाउंड ले लूँगा, राइट। तो इस चीज़ को बोला जाता है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट यानी डायरेक्टली करेंसी कन्वर्जन रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपने पास ऐसे रेट्स अवेलेबल है जिनको अपन आपस में उसमें मल्टीप्लाई करके दूसरी करेंसी का रेट खुद से निकाल सकते हैं, जो बैंक डायरेक्टली नहीं दे रहा। ठीक है जी। तो अब ये चीज़ होती है क्रॉस रेट, ओके। एंड अपना रुपी पर डॉलर, डॉलर पर पाउंड है। तो अब बात ये आती है कि चलो ये तो हो गया, अब सॉल्व कैसे होगा। आपको जो जिस टीचर ने पढ़ाया सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा और आप कभी गलती नहीं करोगे। क्रॉस रेट में बहुत लोग गलती करते हैं, क्यों? जो टीचर सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐसे, डिवाइड करना होगा तो ऐसे, स्ट्रेट जाना है, क्रॉस जाना है, आपने भी कई चीज़ पढ़ी होगी, वो सब छोड़ो। आप सिंपल सी एक चीज़ पढ़ो कि आपने बचपन में ये चीज़ पढ़ी है, 1/2 इंटू 2/3 इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाते हैं, 1/3 आता है, राइट। ऐसे ही A/B इंटू B/C शुड बी इक्वल टू A/C, राइट। ठीक है जी, समझो, साथ में हो मेरे, समझ आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो क्या है, A, B और C करेंसीज है। अगर A रुपी है तो ये वाली करेंसी क्या हुई, A/B, और यहाँ पे क्या हुई, क्योंकि B डॉलर हुआ तो यहाँ पे डॉलर इस साइड है तो ये हो गया B/C। तो अगर अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A/C आ जाएगा, रुपी पर पाउंड आ जाएगा, राइट। इस तरह से सॉल्व होगा। पहली चीज़ तो यही हुई कि इस तरह से अपन पहुँच सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ आएगी, हो सकता है आपको रुपी पर पाउंड की जगह पाउंड पर रुपी चाहिए हो, तो आप क्या करोगे, दिक्कत आएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया कि A/C का इन्वर्स कर दो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्ट करना है जो अपन ने ऊपर सीखा था। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, दिक्कत आ सकती है कि यार रुपी पर डॉलर और डॉलर पर पाउंड की जगह यहाँ पे पाउंड पर डॉलर दे दिया, तो ये तो C/B हो गया। अब A/B इंटू C/B अपन करेंगे तो अपना आंसर नहीं आएगा, तो अपन क्या करें, डिवाइड मल्टीप्लाई जो कुछ है सब भूल जाओ, जो जो आपको शॉर्टकट सिखाया सब भूल जाओ, आप इसको इन्वर्स कर दो। अपन ने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना सीखा है, आप इसको B/C ले आओ। देखो क्वेश्चन के हिसाब से खुद एडजस्ट मत हो, क्वेश्चन को खुद के हिसाब से एडजस्ट करो। अपने को सिंपल सी चीज़ ये पता है कि A/B और B/C इक्वल टू A/C, ये अपने को आता है, तो अपन पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले आएंगे। अगर A/B की जगह B/A गिवन है तो उसका इन्वर्स करके उसको A/B पे लेंगे। अपन खुद क्वेश्चन का आंसर चेंज, क्वेश्चन के टर्म करेंसी को चेंज करके वहाँ पे ले आएंगे। अब आप कहोगे ऐसे तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, क्यों काट लेगा? आपको मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे, रुपी पर पाउंड के। आपका रुपी पर पाउंड आ रहा है, कैसे आ रहा है उससे क्या मतलब है। और ये चीज़ स्टेप मार्किंग होती है, और आपने इन्वर्स किया तो आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, ये सिर्फ दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। आप शॉर्टकट वगैरह भूल जाओ कि स्ट्रेट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, क्रॉस इन केस ऑफ डिवाइड, वो सब छोड़ो, डिवाइड वाला पार्ट भूल जाओ क्योंकि वहाँ पे गलती होने का स्कोप है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मानो मेरी बात। तो अब ये वाली चीज़ है कि चलो सर आपने ये तो बता दिया, आप करें कैसे। अब जैसे अपना 70/72 गिवन है, ठीक है जी, और अपना गिवन है 1/1.2 रुपी पर डॉलर है 70/72,
और डॉलर पर पाउंड है 1/1.2। तो अब आपने A/B इंटू B/C बोल दिया। कैसे करें? 70 इंटू 1, 72 इंटू 1.2। बिड इंटू बिड यानी छोटा बिड, आस्क इंटू आस्क यानी बड़ा आस्क। स्प्रेड बढ़ रहा है, बैंक का मार्जिन बढ़ रहा है, दोनों तरफ का मार्जिन जुड़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड अपने को नहीं करना है। डिवाइड में आपसे गलती होगी कि A/B A/C करके करोगे, गलती होगी। आप सिर्फ ये चीज़ सॉल्व करके देखो, इस तरह से आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहीं गलती नहीं होगी। मल्टीपल करेंसीज है तो आप A/B इंटू B/C इंटू C/D करके A/D निकाल सकते हो। B कैंसिल, C कैंसिल, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप खुद किसी भी क्वेश्चन में ट्राई करके देखना, आप खुद कहोगे कि मज़ा आ गया सर। ठीक है जी। अब है बात कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सोचना किस तरह से है। सोचना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप क्वेश्चन देखते सीधा लिखने बैठ जाओगे, उसका कोई सेंस नहीं है। या फिर आप याद करके बैठे और फिर आप यहाँ या वहाँ याद करोगे कि एक्सपोर्ट के केस में ऐसे, इंपोर्ट के केस में ऐसे, वो चीज़ नहीं करनी। बहुत ईजी है, सिंपल लॉजिक से सोचो। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि होम करेंसी कौन सी है, फॉरेन करेंसी कौन सी है। रुपी पर डॉलर देख के खुश मत हो जाना कि ये तो सिंपल है, हम कर लेंगे रुपी के टर्म्स में। नहीं, आपको देखना है, हो सकता है क्वेश्चन यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसके लिए होम करेंसी क्या है, उसके लिए फॉरेन करेंसी क्या है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते समझ आ जाएगा। अ यूएस एक्सपोर्टर, यूएसए का बंदा, होम करेंसी डॉलर, एक्सपोर्टेड गुड्स टू जर्मनी, दूसरी फॉरेन करेंसी क्या हुई, जर्मनी की करेंसी यूरो। ठीक है जी, इस तरह से करना है। पहला स्टेप ये है और यहीं पे गलती हो सकती है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, रिसीवेबल है या पेबल है। सिंपल, कुछ नहीं रटना, उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े होके देखो। इंडियन एक्सपोर्टर ने यूएसए पे गुड्स भेजे, गुड्स भेजेगा, पैसा आएगा। इंपोर्ट किए गुड्स, गुड्स आएगा, पैसा जाएगा। क्या होगा? पैसा जो आएगा जाएगा वो होगा फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। अपन कौन है? इंडियन आदमी। अपने को क्या चाहिए? होम करेंसी के टर्म्स में हो, तो इसलिए अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। पैसा, गुड्स आएगा तो पैसा जाएगा, पैसा आएगा तो गुड्स आएगा। ठीक है जी। अब मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने $5 लाख के गुड्स भेज दिए यूएसए। यूएसए से पैसा आना है $5 लाख। मेरे को क्या चीज़ की फिक्र होगी? मेरा पैसा आने वाला है, तो मुझे क्या टेंशन होगी कि मेरे पैसे की वैल्यू घट ना जाए। यानी मुझे किस चीज़ का डर है? मुझे एक्सचेंज रेट गिरने का डर है। अगर रुपी पर डॉलर रेट गिवन है तो एक्सचेंज रेट गिरने का डर है। अगर डॉलर पर रुपी रेट गिवन है तो एक्सचेंज रेट बढ़ने का डर है। कैसे पता चलेगा ये चीज़? सोच के देखो। रुपी बढ़, अपने को क्या डर है कि डॉलर गिरेगा। डॉलर अगर गिरेगा तो अपने लिए पैसा कम आएगा, डॉलर की वैल्यू। अपने को क्या है, अपना बिल बना हुआ है $5 लाख का। अब क्या सामने वाले ने $5 लाख देने, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अपने को पड़ता है क्योंकि अपने को $5 लाख को एक्सचेंज करके रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर की वैल्यू गिरती है बढ़ती है, रुपी की वैल्यू गिरती बढ़ती है, तो अपने लिए नुकसान फ़ायदे की बात होगी। तो अगर डॉलर की वैल्यू गिरने का डर है तो अपने को फिक्र होगी कि यार गिरेगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। $5 लाख के बदले पहले जितने पैसे मिलते उतने अब पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अपन ऐसा कुछ हेज करेंगे। हेजिंग आपने आगे पढ़ा होगा, फॉरेक्स रिवीजन वीडियो में सब बढ़िया से समझाऊंगा। ऐसा हेज करेंगे कि डॉलर गिरने पे अपना जो नुकसान होगा वो किसी और चीज़ से फ़ायदा हो। तो अगर रुपी पर डॉलर गिवन है तो अपन डायरेक्टली कर लेंगे। डॉलर पर रुपी गिवन है तो डॉलर गिरने का डर यानी रुपया बढ़ने का डर, राइट। तो डॉलर पर रुपी में क्या होगा? डॉलर पर रुपी में बढ़ने का डर होगा। सिंपल, आप सिर्फ माइंडसेट अपना सेट करो। कुछ मैटर नहीं करता कौन सी करेंसी दी है, कौन सा कंट्री है, स्वीडिश फ्रैंक, डैनिश क्रोनियर, यूरो, पाउंड देख के घबराना नहीं है, जापानीज येन, कुछ भी गिवन हो। आप सिंपल अपना माइंडसेट क्लियर रखो, खुद को एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े रख के देखो कि भाई मेरा पैसा जा रहा है या मेरा पैसा आ रहा है। अपने पैसे की बात आती है, सब कुछ समझ आता भी है। ठीक है, तो अपन उस हिसाब से सोचो, आपसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे और एक्सचेंज रेट में क्या, किसी भी टॉपिक में गलती नहीं होगी कहीं भी। ठीक है, ये है सोचने का तरीका। अब आती है बात स्वैप पॉइंट्स। स्वैप पॉइंट्स वैसे फॉरवर्ड वाले पॉइंट चैप्टर पार्ट में मेरे को कवर करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ करा रहा हूँ क्योंकि ये भी एक्सचेंज रेट का ही पार्ट है और इसमें गलती होती है। ठीक है जी। स्वैप पॉइंट्स क्या होते हैं? स्वैप पॉइंट्स क्यों होते हैं? पहली चीज़ फॉरवर्ड क्या होता है? एक बात बताओ, फॉरवर्ड रेट आज पता होता है या स्पॉट रेट आज पता होता है? अगर आप स्पॉट सोच रहे हो तो आप गलत हो। स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों आज पता होते हैं। फॉरवर्ड ये है कि यार 6 महीने बाद का मैंने रेट आज ही डिसाइड कर लिया कि मैं तेरे पास डॉलर लेके आऊँगा, लेकिन मेरे को फिक्र है कि मार्केट में रेट चेंज होता रहता है, तो मेरे को तो आज ही रेट सेट करके दे दे कि 6 महीने बाद मेरे पास डॉलर आएंगे, उस दिन के रेट पर ना फैसला करके आज के रेट का फैसला किया जाएगा। ठीक है जी। बाकी फॉरवर्ड को डिटेल में अपन वहाँ कवर करेंगे फॉरेक्स रिवीजन वीडियो में। स्वैप पॉइंट्स क्यों होते हैं? पहली चीज़ लॉजिक समझो, रटो मत। स्वैप पॉइंट्स क्यों होते हैं? सॉरी,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बैंक को रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए वो चाहता है कि मैं ज़्यादा स्प्रेड अर्न करूँ, इसलिए स्वैप पॉइंट्स आते हैं। देखो जो उसका 70-72 था, उसमें 30-40 वाले 70-72 का गैप तो उसका मार्जिन है ही, साथ में जो स्वैप पॉइंट्स के बीच का गैप है वो भी उसका मार्जिन है, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। इस तरह से बैंक कमाता है, ठीक है जी। अब हो सकता है आपको 30/40 इस तरह से गिवन हो असेंडिंग ऑर्डर में, हो सकता है 90/65 इस तरह से गिवन हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप याद कर सकते हो वेरी इजी कि भाई असेंडिंग में तो ऐड करना है, डिसेंडिंग में तो लेस करना है, पर एग्जाम में प्रेशर में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। रटी हुई चीज़ों में हमेशा दिक्कत आएगी एग्जाम में, जब आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा ना, तो अब सिर्फ आपको लॉजिक बचा सकता है। लॉजिक क्या है, देखो अगर 30/40 है, ये अपन ऐड करेंगे तो बैंक का स्प्रेड इंक्रीज होगा, ओके। अगर 90/65 ऐड करेंगे तो बैंक का स्प्रेड डिक्रीज होगा। बैंक अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा, वो अपना प्रॉफिट क्यों कम करेगा। 90 से अगर बिड बढ़ा दिया और 65 से ही आस्क बढ़ाया तो 35 का फर्क पड़ गया, 35 से बैंक का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन बैंक ऐसा होने नहीं देगा, तो बैंक माइनस, यहाँ पे माइनस होगा। माइनस से क्या फायदा है, वो बिड में 90 काट रहा है, आस्क में सिर्फ 65 काट रहा है, यानी 35 का गैप उसके फेवर में क्रिएट हो गया, राइट। इसलिए स्वैप पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में हो तो ऐड किए जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो रिड्यूस किए जाते हैं, ठीक है जी। आपको रुपये पर डॉलर रेट गिवन है 72.0025/72.0080। तो ये जो 30 और 40 या 90 और 65 के जो स्वैप पॉइंट्स हैं, ये आखिरी डेसिमल प्लेसेस पे लगेंगे। अब अगर ये 90 की जगह 900 होता तो आखिरी 3 डेसिमल प्लेस पे लगता, अभी दो डिजिट का है इसलिए आखिरी 2 डेसिमल प्लेस पे लगेगा। तो 30-40 वाली चीज़ 25 में 30 ऐड होगा और 80 में 40 ऐड होगा, तो आंसर आएगा 72.0055/72.0120। 80 और 40 120 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गई बात स्वैप पॉइंट्स की। अब आती है बात अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। मैं बिडास नहीं दे रहा ताकि कंफ्यूज ना हो, सिंपल से बता रहा हूँ, ठीक है जी। 70 रुपीज़ है रुपये पर डॉलर का रेट। अब क्वेश्चन बोलता है, एक सेकेंड कहाँ गया, यहाँ पे, ओके, अरे कम ऑन, सॉरी बैक स्पेस प्रेस हो गया इसलिए, जस्ट अ सेक। अपने को दिया है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है या डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, या फिर अपने को गिवन है कि रुपी अप्रिशिएट हो रहा है या फिर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो अपन किस केस में क्या करेंगे। देखो जी, बेस करेंसी अपनी कौन सी है, डॉलर। बेस करेंसी में हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ याद रखना। लॉजिक में बता दूंगा लेकिन आपको याद ऐसे रखना है, जैसे अपन ने पहले भी ये पढ़ा था कि 5 लाख डॉलर को कन्वर्ट करना है, तो डॉलर है, डॉलर बेस करेंसी है तो मल्टीप्लाई होगा। रुपी है, 5 लाख रुपये को कन्वर्ट करना है, बेस करेंसी नहीं है, प्राइस करेंसी है, तो डिवाइड होगा, ठीक है जी। तो अगर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो हम बात कर रहे थे कि रुपये का अप्रिसिएशन हो रहा है या डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है। डॉलर बेस करेंसी है, डॉलर में अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, रुपये में होगा डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, डॉलर 5% से बढ़ा तो मल्टीप्लाई होगा बाय 1.05, डॉलर 4% से गिरा तो मल्टीप्लाई होगा बाय 0.96, डिवाइड मत कर लेना। रुपये अगर 3% से बढ़ रहा है तो अपन 70 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 1.03 करेंगे डिवाइड। एंड अगर रुपी 1% से गिर रहा है तो 70 डिवाइडेड बाय 0.99 होगा। देखो अगर आप रटना चाहो रट सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। पहली चीज़ तो है कि प्राइस करेंसी के केस में डिवाइड होगा। अब आपको देखो रुपी की वैल्यू 3% बढ़ गई, यानी डॉलर की वैल्यू गिरी, इसलिए 70 को अपन 1.03 से डिवाइड करेंगे तो 70 से कम आंसर आएगा, राइट, इजी। और रुपये की वैल्यू 1% से गिर गई, यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, तो 70 डिवाइडेड बाय 0.99 करेंगे तो 70 से ज़्यादा का आंसर आएगा। वेरी इजी, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, आप सिर्फ सोचते नहीं हो, सोचोगे बहुत इजी है, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट इसका वो हो गया समरी कि बेस करेंसी में इंक्रीज है डिक्रीज है तो मल्टीप्लाई, प्राइस करेंसी में इंक्रीज है डिक्रीज है तो डिवाइड, ठीक है जी। और मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने लिस्ट बनाई थी मेरे को क्या क्या कवर करना है, एंड ठीक है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है जी। एक्सचेंज रेट रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे, जहाँ जहाँ गलती हो सकती है, जो जो चीज़ें हैं वो तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप इसने आपको हेल्प किया होगा। बाकी देखो टेंशन मतलब फॉरेक्स के हर एक टॉपिक का रिवीजन वीडियो मैं डालूंगा, फॉरेक्स पूरा रिवाइज कराएंगे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट पकड़ पकड़ के चलेंगे। अपन ने कुछ भी नहीं रटना कि भाई टीचर, मैंने ये भी देखा टीचर रटवाते हैं कि बिड रेट कैसे याद रखो, बी से बिड, बी से बैंक, बी से बाय, बैंक का बाइंग रेट बिड रेट होता है, ऐसे ये सब नहीं करना। आप लॉजिक से चलो, बहुत ईजी है सब। आज भी आपको हर एक चीज़ लॉजिक से समझ आई होगी, तो आप कॉन्सेप्ट से फोकस करो, दिमाग चलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, इन पे हमेशा फोकस रखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप
कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करोगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी में या मनी मार्केट में या फॉरवर्ड कवर में, आप रेट चुनने में गलती करोगे। क्यों? क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक होना बहुत ईजी है एग्जाम प्रेशर में, वो वाली गलती अपने को अवॉइड करनी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आपके ये काम आएगा। एंड माय नेम इज़ अभिनव सेखरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जो भी डाउट पूछना चाहें आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।